फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल आत्म कहानी में। आशा करती हूँ आप सभी लोग सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, मजे में होंगे और परमात्मा की दिव्य शक्तियों से, आशीर्वाद से परिपूर्ण होंगे और अपने प्रेम संबंध में, अपने रिश्ते नातों में मिलजुल कर रह रहे होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, हम आंसू नारी जीवन की किताब को रीड कर रहे हैं। इसके कई सारे एपिसोड्स चैनल में आ चुके हैं। आप वहां जाकर छूटे हुए कहानी को, छूटे हुए एपिसोड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, तब यहाँ तक आ सकते हैं फ्रेंड्स। ये एक दिल को दहला देने वाली कहानी है, एक अनसुनी कहानी जो सबको लगे अपनी ही जानी पहचानी फ्रेंड्स। तो बिना देरी करते हुए हम इस कहानी की स्टोरी को रीड करते हैं। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बारिश हो रही है और उसके साउंड से अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और जिस लाइन पे हमने पिछली वीडियो में इसको एंड किया था उसी लाइन से हम यहाँ शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अगर शुरुआत में अगर आपको स्टोरी यहाँ पे समझ में ना आए तो आप पिछले एपिसोड को रीड करेंगे तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो बिना देरी करते हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा कॉल आ गया था, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दो लड़के, ये कहानी अन्नू नाम की लड़की के ऊपर आधारित है और मैं उसको अपने ऊपर लेके आपको सुनाती हूँ। ठीक है, अन्नू नाम की लड़की के जो देवर है और जो एक बिहारी लड़का है, वो दोनों मिलके दोनों ने पति के कहे अनुसार और पति के जो भाईचारा जिगरी लोग हैं उनके कहे अनुसार और पति के जो परिवारजन हैं उनके कहे अनुसार उन दोनों लड़कों ने अन्नू और अन्नू की माँ को बहुत ज़्यादा परेशान किया। परेशानी की घड़ी में जब उसके पति कारागार जेल में थे तब परेशान किया और बहुत ही ज़्यादा नाजायज़ सताया, हद से ज़्यादा चीज़ें करी जिसको वो सह नहीं पा रही थी। फिर जब बहुत ही तमाशा करने के बाद जैसे तैसे वो कारागार जेल में मिलाई करने के ले भी गए, उसके बाद चीज़ें इतनी ज़्यादा घटित हुई रास्ते में कि मानो कि आज जान ही चली जाएगी, कोई बड़ा दुर्घटना हो जाएगा या कार एक्सीडेंट हो जाएगा। इस तरीके की उन लड़कों ने हरकतें की ड्राइव करते हुए भी फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं अपने ऊपर लेके सुनाती हूँ इस कहानी को। इस तरह से हम इन दोनों लड़कों के साथ 2-3 बारी कारागार जेल गए पति से मिलाई करने और ज्यादातर हम बेटा मम्मी ही अकेले ही गए थे। ठीक है, मिलाई करने के लिए कारागार जेल गए। इस तरह से 4 बार मैं और मम्मी बेटा अकेले गए और 2-3 बार उन दोनों लड़कों के साथ गए फ्रेंड्स। ठीक है, और कोर्ट कचहरी भी भटकते फिरे, वकीलों के आगे हाथ जोड़ती रही, रोती रही, उनके आगे हाथ जोड़कर कहती रही मेरे पति को छोड़ दो, वे निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, मेरा बच्चा अपने पापा के लिए बहुत बीमार है, बच्चे की खातिर क्या कोर्ट कुछ भी सुनवाई नहीं कर सकती। और फिर वो दरोगा ने मिलकर मारा पीटा था। भरी कचहरी के बीच उस दरोगा के आगे भी हमने जिस दरोगा को पति और पति के भाई मतलब देवर ने मिलके भरी मार्केट में, भरी बाजार में मारा पीटा था, वो दरोगा बहुत ही भड़का हुआ था, बहुत ही ज्यादा चीजें क्रिएट कर रहा था। तो मैंने उस दरोगा के आगे भी हाथ जोड़े, उसके पैर पकड़े, माफी मांगी। उस दरोगा के आगे भी मम्मी ने मदद की भीख मांगी, गलती के लिए माफी मांगी, बहुत ही उस दरोगा से विनती की, पर वह दरोगा भी नहीं माना, उल्टा गालियां देकर चला गया। और फिर शुरुआती समय में जब पति को कारागार जेल में ट्रांसफर कर दिया था तब मेरे माता पिता अकेले 4-5 बार कारागार जेल गए और जो मदद हो सकी वह पूरी की कोशिश की, क्योंकि मेरी सास बड़ी ननद ने मेरी मम्मी का नाम भी 420 में अपनी पूरी जिम्मेदारी ली, 420 में लिखवा दिया था फ्रेंड्स। ठीक है, 420 करने में कागजात में लिखवा दिया था फ्रेंड्स। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी लाइन मिस्टेक होगी, मैं इसको फिर से बोल देती हूँ। जब पति को कारागार जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था तब मेरे माता पिता अकेले 4-5 बार कारागार जेल गए और जो मदद हो सकी वह पूरी की, क्योंकि मेरी सास और सौतेली बड़ी ननद ने मेरी मम्मी का नाम भी 420 करने के कागजात पर लिखवा रखा था। तब वहां पर मम्मी ने अंगूठा लगाकर अपनी पूरी जिम्मेदारी ली पति के लिए। 3 महीने पति और उनके भाई जेल के अंदर बंद रहे। इन 3 महीने में
इस तरह से मैं, बेटा और मेरे माता पिता लगातार 14 या 15 बार कारागार, जेल और वहां की कोर्ट कचहरी गए। इस बात को कोई नहीं समझ सकता कि कितनी तकलीफ उठाई इन 3 महीने में मैंने और मेरे बच्चे ने और मेरी मम्मी ने, मेरी माँ ने फ्रेंड्स। फिर इस तरह से मैं, मम्मी, बेटा पति से मिलाई करके कारागार जेल से वापस लौट रहे थे कि वहीं पर एक रास्ता पड़ा तो देवर ने बताया यही मेरी बड़ी सौतेली बहन का ससुराल है। तभी मैंने देवर से कहा 2 मिनट के लिए अपनी दीदी के ससुराल ले चलो, हम वहाँ रुकेंगे नहीं, सिर्फ दीदी से मिलकर हाल चाल पूछ कर आ जाएंगे। तो देवर और उस बिहारी लड़के ने वहाँ ले जाने से मना कर दिया और पति की कार सीधा हमारे घर पर ही रोकी आके। ठीक है फ्रेंड्स, और मुझे, बेटा को, मम्मी को कार से उतार दिया। पति की कार और चाबी भी वह बिहारी लड़का और देवर अपने साथ ही लेकर गए। अगले दिन पति के वह दोस्त जिनके साथ पति की कुछ खास बनती नहीं थी, उनसे और मार्केट के कुछ जानकार लोगों के बीच में उस बिहारी लड़के ने कहा, क्या करूं भैया, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं। भैया की 2 पीजी संभालूं, ऑफिस संभालूं, मैं अकेला क्या क्या करूं। पति के दोस्त ने कहा, तो तू क्यों संभाल रहा है, ऑफिस, पीजी, जिसका कारोबार है उसकी बीवी को कहे वो अपने पति का कारोबार संभालेगी। जब पति नहीं होता है तो पत्नी का फर्ज होता है अपने पति का कारोबार संभाले। लड़के ने कहा, उनकी बीवी तो कह रही थी कि मैं संभाल लूंगी। तभी देवर ने कहा, भाभी ऑफिस, पीजी का काम कर पाएगी, मेरे घर की औरतें बाहर का काम धंधा नहीं करने जाती। ठीक है, ये बात धीरे धीरे पूरी मार्केट में फैली और मुझ तक पहुंची। मैं भी उस समय बहुत ही दुखद परिस्थिति में गुजर रही थी। मेरा भी मन था कि मैं अपने पति का कारोबार संभालूं क्योंकि पैसे की बहुत तंगी थी, पर शायद पति और बिहारी लड़का और केकेसी और देवर, मेरे ससुराल वाले, ये सभी नहीं चाहते थे कि मैं घर की दुनिया से बाहर की दुनिया में कामयाब हो जाऊं। इसलिए ससुराल के लोगों ने और पति ने कभी भी मुझे घर के आंगन में भी नहीं झांकने दिया, नहीं निकलने दिया। ना अगर निकलती तो बेदर्दी से बेल्टों से मारते थे, ना ही कभी खुद के ही कमरे की बालकनी से झांकने दिया। जब भी मैंने रसोई में कुछ गुनगुनाते हुए खाना बनाया, क्योंकि मेरी आदत थी खाना बनाना कुछ गुनगुना के, जो शुभ माना जाता है, तो जब भी मैंने रसोई में कुछ गुनगुनाते हुए खाना बनाया तो सास ने पति के सामने ही मुझे मेरी मम्मी के नाम से बहुत गंदी गंदी गालियां दी और कष्ट पहुंचाया। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके की चीजें की गई। कोई किसी ने भी नहीं चाहा कि मैं पति के जेल में होने के बाद मैं पति का खुद का कारोबार संभाल सकूं। मेरे अधिकारों से गैर लोगों ने हनन किया पति के कहे अनुसार। फिर कुछ दिनों बाद पति के वो दोस्त अपनी बीबी के साथ हमारे घर मिलने आए और बेटा की तबीयत देखने आए फ्रेंड्स। ठीक है, वो दोस्त मिलने आए जिनकी बीबी कार ड्राइविंग लोगों को सिखाती थी। जैसे ही वे देखने आए और आते ही पति के दोस्त की बीवी मुझ पर चिल्लाने लगी, मुझे डांटने लगी, ना जाने किस बात का भड़ास निकालने लगी, किस बात की बदला निकालने लगी फ्रेंड्स। ठीक है, इसको ऐसा ही कहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो पहली बार आई थी और निकालने लगी और कहा, तू यहाँ क्या कर रही है, तू वहीं जाकर रहे, कारागार जेल के पास ही कोई कमरा लेकर रहे, जब तक तेरा पति जेल से वापस नहीं आ जाता तब तक तू वहीं रहे। ठीक है, ऐसा कहकर मेरे बच्चों को देखकर और दवाई के लिए अस्पताल का पता बताकर वह चली गई। ठीक है, वो तो ऐसा कहकर चले गए, पर एक बार भी किसी ने ये नहीं पूछा तुझे वहां जाने के लिए तेरे पास कुछ पैसे हैं या तेरे पास कुछ भी ऐसा है जो तू वहां रह के सरवाइव कर सके या यहाँ भी रहकर सरवाइव कर सके। इन सब बातों से किसी को कोई मतलब नहीं था, बस जो भी आता अपनी भड़ास निकाल कर चला जाता था फ्रेंड्स। ठीक है, और ना ही कोई हमारे दर्द को देखता, ना ही हमारे बीमार बच्चे को देखता, और ना ही मेरे माँ के बलिदान को कोई देखता। उस चीज को भी गलत ही समझते, क्योंकि
कि माँ क्यों इतना बचा रही है अपनी बेटी को, मर क्यों नहीं जाने देती इन्हीं खराब परिस्थितियों में फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरीके की चीजें उन दौरान हो रही थी। जिनकी बीबी लोगों को कार ड्राइविंग सिखाती थी, उन्हीं दोस्त की बीबी का अगले दिन फोन आया। दीदी ने कहा, तू फालतू घर में बैठे बैठे क्या करती है, अपने पति का कारोबार संभाल, उसकी पीजी में आकर जाकर देख, ऑफिस में बैठ कर देख। मैंने दीदी को बहुत समझाने की कोशिश की और कहा, पति ने सारी जिम्मेदारी उस बिहारी लड़के के हाथों में दी है, घर से लेकर ऑफिस पीजी तक की जिम्मेदारी दी है, यहाँ तक कि मैं अपने ही पति की कार भी दुखद परेशानी में इस्तेमाल नहीं कर सकती। कार की चाबी भी पति ने उस बिहारी लड़के को दी है, और जो पति के बैंक कार्ड थे, खाता के जो कार्ड्स थे और जो पर्स था, उनका वॉलेट था, वो जितनी भी जरूरतमंद की चीजें थी, सब पति ने मेरे सामने ही कारागार जेल में से थाने में से उस बिहारी लड़के के हाथ में थमाई। अपनी धरोहर सिर्फ उसी को धरने को दी, ना कि मुझे नहीं दी। ऐसी बातें मैंने नहीं दी फ्रेंड्स। ठीक है, सॉरी, जाकर ही बताया। दुखद परेशानी में कभी कोई हिसाब किताब, कार की चाबी तक। ठीक है, तब वह बिहारी लड़का मुझे कभी नहीं देता है फ्रेंड्स। इस तरीके की चीजें मैंने उन दोस्त की बीवी को बताई, दोस्त की पत्नी को बताई जो कार ड्राइविंग करती थी। ठीक है, मैंने बोला कि तब वह लड़का मुझे कभी नहीं देता है, ना ही कोई हिसाब किताब बताता है, सब कुछ पति को जाकर ही कारागार जेल में बताता है। उस लड़के से मैंने कहा, मुझे भी कुछ काम समझाओ, मैं भी करना चाहती हूँ, तो उसने साफ मना कर दिया। इतना समझाने के बाद भी वो दीदी नहीं मानी। वो कार ड्राइविंग सिखाने वाली वो दीदी नहीं मानी, और मम्मी भी पूरी तरह मेरे साथ ही मदद के लिए खड़ी थी। तो मैंने फिर उस लड़के को फोन किया, घर पर बुलाया और कहा, मैं और मम्मी कल से ऑफिस आना शुरू करेंगे, आप हमें पीजी ऑफिस का काम समझा देना, थोड़ी आपको भी मदद मिलेगी और मेरा भी मन परेशानी से समय में कुछ शांत रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरीके की चीजें मैंने उन दोस्त की पत्नी के उन दोस्त की पत्नी के जो कार ड्राइविंग सिखाती थी, उनके प्रेशराइज करने के बाद, उनकी जबरदस्ती जोर डालने के बाद मैंने फिर से कोशिश की, बिहारी लड़का के आगे गुहार लगाई, भीख मांगी कि कैसे भी वो मान जाए, मुझे भी अपने ऑफिस में, खुद के ऑफिस में दाखिल होने दे। और मैंने उससे बहुत विनती की। ठीक है फ्रेंड्स, और उसको समझाया कि इस तरीके से आपको भी मदद मिलेगी और मुझे भी परेशानी के समय में थोड़ी सी शांति और राहत मिलेगी फ्रेंड्स। ठीक है, इस कहानी को इस लाइन पे मैं मार्क कर देती हूँ। अगली वीडियो में हम यहीं से शुरू करेंगे फ्रेंड्स। अगर इस कहानी में हुई घटनाओं को जरा सा भी आप समझ पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं या प्रेरित हो पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करिएगा फ्रेंड्स। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है तो इस कहानी के हर एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मजे में रहिए और अपने रिश्ते नातों को संभाल के रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि रिश्ते नाते एक बार जब बिखर जाते हैं तो दोबारा नहीं जुड़ सकते, और जुड़ गए तो उनमें गांठ आ जाती है फ्रेंड्स। तो ख्याल रखिएगा। राधे राधे।